टेंशन नहीं बेटा, आपके लिए सब कुछ मिलने का वहां से। देख लो। अच्छा, हमने इसके कहने में कल, जब इंशाल्लाह अगले वीक देख, अगले वीक देख। अच्छा, हमने कल सीक्वेंसेस का जो टॉपिक है वो यहाँ पर ही खत्म किया था कि आपको फ्रैक्शनल सीक्वेंसेस जो हैं वो आ जाते हैं। तो मैंने कहा अगेन बच्चे जो हैं वो बातों पे यकीन नहीं करते इतने अच्छे, कि बच्चे जो हैं वो बातों पे यकीन नहीं करते। तो इसलिए सबसे अच्छा जो तरीका है वो यही है कि उनको क्वेश्चन दिखाए जाए, जिसके बाद जो है ना ये बात आपकी मान जाए। तो अगर ये क्वेश्चन देखो तो 12/16, 17/25, 22/36, 27/49, इन सब के जो है वो कह रहा है कि आपने इसका nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस निकालनी है। और कल हमारी डिस्कशन हुई थी कि इस तरह के केसेस में आप न्यूमिनेटर को और डिनोमिनेटर को एज सेपरेट एंटिटीज डिस्कस करते हो। आपकी शिकायत इसने लगाई कि ये बाहर खड़े हैं और नहीं आ रहे। ठीक है, मैंने बता दिया है कौन था, लीक किसने की है इंफॉर्मेशन, बाकी अब आप लोग जा सकते हैं। 12। तुम इतने अरसे बाद कहाँ से आए हुए? ओहो, वैसे जगह की छोड़ देते हैं, चलो। नहीं नहीं, चलो खैर है। अच्छा, अगर आप इसको देखें तो 12 + 5 17, 17 + 5 22, 22 + 20 + 5 27। तो आपका फर्स्ट डिफरेंस सेम आ गया। दैट वुड मीन कि ये लीनियर या फिर अरिथमेटिक सीक्वेंस है। सीक्वेंसेस, अरिथमेटिक सीक्वेंस का फॉर्मूला क्या होता है? Tn = a + n - 1 × d। तो a की वैल्यू 12 है, d की वैल्यू 5 है, विच इज द कॉमन डिफरेंस। तो इसको सिंप्लीफाई कर लें तो 12 + 5n - 5, तो Tn की वैल्यू बन जाएगी 5n + 7। ये आपके पास न्यूमरेटर का एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है, डिनोमिनेटर का भी एक्सप्रेशन निकालना है। मैंने यहाँ से क्वेश्चन कॉपी किया था, मैं वहां से इतना भूल गया, बट मेरे ख्याल है 4 मार्क्स थे। तो उसके बाद अब आप डिनोमिनेटर को अगर देखो तो घर जाके तो ये बन रहा है 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर सीक्वेंस बन रहा है। बट यूजुअल स्क्वायर सीक्वेंस कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से। 1, वन, 4, एन 9, माइनस एट। 16, 25, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो आप इस केस में देखें उसने कितना आगे पुश किया हुआ है आपकी वैल्यूज को। 3 वैल्यूज आगे पुश किया है। तो n + 3 होल स्क्वायर इसका एक्सप्रेशन होगा। ठीक है, तो न्यूमिनेटर का बना 5n + 7, और डिनोमिनेटर का बना n + 3 होल स्क्वायर। तो आपको इसके पूरे 3 या 4 नंबर जो भी थे क्वेश्चन के वो मिल जाएंगे। ठीक है, और इसके लिए आप ऑब्वियसली वर्किंग तो खास नहीं दिखा सकते। तो ऊपर वाला n² था, नीचे वाला n + 3 होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। मैंने काफी क्वेश्चन निकाल के रखे हुए थे। ये एक नया टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो आई थिंक आपके पूरे पास पेपर में, अगर मैं अंदाजा लगाऊं तो सिर्फ 2 दफा आया हुआ है। एक ये क्वेश्चन है जो आपके सामने है, एक और क्वेश्चन भी है इसी तरह का। ये वाला क्या, पूरा क्वेश्चन की बात करें। अच्छा, ए पार्ट में देखिए वो कह रहे हैं कि फाइंड द नेक्स्ट टर्म इन द सीक्वेंस। ये तो बड़ा इजी सा पार्ट है। आप देख लें कि आपके सीक्वेंस में क्या चल रहा है, उसके अकॉर्डिंगली अगली टर्म आपने निकालनी है। पहले 4 ऐड किया, फिर 8 ऐड किया, फिर 16 ऐड किया, फिर 32 ऐड किया, विच मीन्स पिछले वाला नंबर ऐड करते जा रहे हैं। तो 64 के अंदर क्या ऐड करेंगे? 64 ही। तो दैट वुड मीन कि आपके पास अगली टर्म जो है वो क्या आएगी? 128। या फिर आप इसको यूं भी देख सकते हो, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8 बना, 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया 16 बना, 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया 32 बना, 32 को मल्टीप्लाई बाय 2 किया 64 बना, और 64 को मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 128 बनेगा। ठीक है, तो आप दोनों में से किसी भी तरह देख सकते हो जो पेपर देने गए। अच्छा,
उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो आपका ऊपर वाला सीक्वेंस है ना, इसका एक्सप्रेशन मैं आपको बता देता हूं, 2n+1। जब इस तरह के केसेस हो कि एग्जामिनर खुद ही से आपको गिवन सीक्वेंस का फॉर्मूला बता दे, तो दैट वुड मीन कि आपके जो आने वाले क्वेश्चंस हैं उनका फॉर्मूला आप खुद से नहीं निकाल सकोगे। ठीक है, अब आप देखिए जरा, आपने सबसे पहला काम क्या करना है इस तरह के क्वेश्चन में, आपने टेबल बना लेना। टेबल में एक दफा लिखें ओरिजिनल सीक्वेंस जो आपका क्वेश्चन में गिवन था, विच इज 4, 8, 4, 8, 16, आगे 32 एंड 64। और जो आपको न्यू गिवन है वो भी लिख दें, विच इज 1, 5, 13, 29 एंड 61। फोर कौन सी टर्म है? टर्म नंबर 1। 8 कौन सी टर्म है? टर्म नंबर 2, 3, 4 एंड 5। और हम पोजीशन नंबर को किस वेरिएबल से रिप्रेजेंट करते हैं? एन से, विच मीन्स टॉप रो एन है। सेकेंड रो का फॉर्मूला उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है, 2n+1। ठीक है, अब जो नीचे वाली रो है आपने वो फिगर आउट करनी है कि उसका फॉर्मूला कैसे बनेगा। 1 बनता है, 8 में से क्या माइनस करूं तो 5 बनता है, 16 में से क्या माइनस करूं तो बनता है 3, 29 में से 3 माइनस करूं, 64 में से 3 माइनस करूं, तो ओरिजिनल फॉर्मूले में से भी क्या माइनस करूंगा? 3। तो हेंस आपके पास नया एक्सप्रेशन बन गया 2n+1 - 3। ये आपके पास न्यू एक्सप्रेशन बन गया। ठीक है, सेम नंबर आपके पास सब्ट्रैक्ट हो रहा था, सेम नंबर ऐड भी हो सकता है। ठीक है, बट ये मत समझिएगा कि मैं 2 नंबर इंसान हूं। तो नीचे वाली एग्जांपल वो है जिसके अंदर आपके डिफरेंट नंबर ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। अगर किसी के दिमाग में क्वेश्चन है कि सर हमेशा सेम नंबर ही होगा, नहीं, डिफरेंट नंबर भी हो सकते हैं। तो दोबारा वही काम करें कि ओरिजिनल वाला एक्सप्रेशन लिखें जो 4, 8, 16, 32 और 64 था। इसका एक्सप्रेशन क्या बनना था? 2n+1, विच वॉज एक्चुअली गिवन इन द क्वेश्चन। तो अब देखें शिफ्ट कितने का आ रहा है? +6, फिर +11, +16, +21, +26। तो आपकी जो वैल्यू ऐड हो रही है वो हर दफा क्या है? डिफरेंट है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, जो अपनी शिफ्ट है पूरी उसको सेपरेट निकाल के उसका एक सीक्वेंस बना लेंगे जिसका आप फॉर्मूला फाइंड करोगे। ठीक है, तो 6 + 5 11, 11 + 5 16, +5 21, +5 26। दैट वुड मीन ये कौन सा एक्सप्रेशन है? एरिथमेटिक एक्सप्रेशन है। तो एरिथमेटिक एक्सप्रेशन में फर्स्ट टर्म आपकी 6 है, कॉमन डिफरेंस आपके पास 5 है, इसको आप सिंप्लीफाई कर लें तो ये बनेगा 5n+1। तो आपकी जो इस केस में शिफ्ट है उसका अपना एक्सप्रेशन 5n+1 आ रहा है। ठीक है, तो आप ओरिजिनल एक्सप्रेशन में भी क्या करेंगे? 2n+1 प्लस जो आपकी शिफ्ट है विच इज 5n+1। इस पूरी तरह के आपके पास पेपर में सिर्फ 2 क्वेश्चंस हैं और एक मैंने क्वेश्चन जो है वो आपके सामने कर दिया। दूसरे वाला क्वेश्चन मुझे मिला नहीं, अगर कभी मिलेगा तो जरूर मैं आपको करवा दूं। ठीक है, बट उसमें भी यही लॉजिक का आपने यूज करनी है। अगर सेम नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो आप उस सेम नंबर को अपने एक्सप्रेशन में
मॉडिफाई कर दें। बट अगर आपका डिफरेंट नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो डिफरेंट नंबर को बाहर निकाल कर उसका सेपरेट एक्सप्रेशन फाइंड करें, और उसको अपने ओरिजिनल एक्सप्रेशन में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दें, डिपेंडिंग ऑन जो भी वो हो रहा है। ठीक है। नीचे आ जाए, जो आपके नीचे वाले क्वेश्चन है ये वाले, इनको हम कहते हैं पैटर्न्स। ठीक है। ये भी सीक्वेंसेस की तरह ही होते हैं, बट इनका नाम जो है वो पैटर्न होता है। क्यों? क्योंकि इस केस में जो सीक्वेंसेस हैं वो यूज जरूर होते हैं, बट दे आर हिडन विद इन द लाइंस ऑफ द एक्चुअल पैटर्न्स। ठीक है। तो अगर आप देखो दोबारा, तो उसमें आपको कुछ चार रोज बताई हुई है कि चार रोज जो है ना वो ऐसी दिखती हैं, तो आपने फिफ्थ रो खुद फिगर आउट करनी है। तो अगर आप देखो तो पहली रो में क्या कर रहा है, 1 2 3, आंसर क्या आ रहा है, 11। अगली रो में क्या कर रहा है, 2 3 4, आंसर क्या आ रहा है, 22। तो आप अगर पहले वाली वैल्यूज को फिगर आउट करना चाहें, तो पहली रो थी, स्टार्ट कहां से हुआ, 1 से। दूसरी रो थी, स्टार्ट कहां से हुआ, 2 से। तीसरी रो थी, स्टार्ट कहां से हुआ, 3 से। फोर्थ रो थी, स्टार्ट कहां से हुआ, 4 से। तो फिफ्थ रो स्टार्ट कहां से होगी, 5 से। उसके बाद दरम्यान में मल्टीप्लीकेशन। अभी टर्म अगर आप देखें तो किस तरह निकल रही है, पिछली टर्म में +1 करके आप भी +1 कर दें, तो 5 + 1 क्या बन जाएगा, 6 हो जाएगा। उसके बाद उससे अगली वाली टर्म स्क्वायर के अंदर है, और वो कैसे बन रही है, पिछली वाली टर्म में 1 ऐड करके। तो 6 के अंदर 1 ऐड कर दे, वो क्या बन जाएगा, 7 स्क्वायर। और आपका आखिरी वाली टर्म कैसे बन रही है, इसको सॉल्व करके। तो 7 का स्क्वायर इज 49, 49 + 30, 79। तो ये आपके पास पूरी U5 की रो बन गई। ठीक है। इसके बाद वो आपको कह रहे हैं कि आप nth रो के लिए भी सीक्वेंस बना दें। ठीक है। तो UN जो है उसकी रो कहां से स्टार्ट होगी, n से। 1 थी तो 1 से स्टार्ट हुई थी, 2 थी तो 2 से स्टार्ट हुई, 3 थी तो 3 से स्टार्ट हुई। n है तो कहां से स्टार्ट होगी, n से। अगला नंबर कैसे निकलेगा, पिछले वाली में +1 करके। उससे अगला नंबर कैसे निकलेगा, उससे पिछले वाले में +1 करके, तो वो n + 2 बन जाएगा। ठीक है। तो ये आपके पास आपकी UN वाली जो है उसकी पूरी रो की एक्सप्रेशन निकल आया। जो लास्ट नंबर है उसका आपको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो यहीं से सॉल्व होके हमेशा आगे बढ़े। ठीक है। ये 1 मार्क था, इसमें कोई खास रॉकेट साइंस नहीं थी। अच्छा, सी पार्ट में वो कह रहा है कि आप UN के एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में लिख दें और ABC की वैल्यूज बता दें। कुछ नहीं करना, सिर्फ इसको एक्सपैंड करना है, एक्सपैंड करके सिंप्लीफाई करने का कह रहा है वो। तो अगर आप इसको एक्सपैंड करेंगे तो ये बन जाएगा n² + n +n² +4n +4, सिंपल अलजेब्रा यूज किया। 2n² +5n +4, हेंस ए की वैल्यू क्या बनी, 2। बी की वैल्यू क्या बनी, 5। सी की वैल्यू क्या बनी, 4। आपके सारे आंसर्स आ गए। ठीक है। पैटर्न में यूजुअली यही वाली चीजें होती हैं, बहुत ही बेसिक चीजें, सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन से हो रही होती हैं। लाजमी नहीं है हमेशा हो, कभी कभी अंदर वाले एक्सप्रेशन जो है वो इटसेल्फ लीनियर या क्वाड्रेटिक सीक्वेंसेस भी निकल आते हैं, बट दैट इज अ वेरी रेयर केस। यूजुअली ये क्वेश्चन का फॉर्मेट ऐसा ही है जो मैंने आपको दिखाया है। ठीक है। कुछ मुश्किल क्वेश्चन भी होंगे ऑब्वियसली, बट जब आप उनको प्रैक्टिस करोगे तो आपको नजर आएंगे। अगर कोई मसला हुआ तो जरूर पूछिएगा। ये इसको, और हम इसको एक्सपैंड किया ना, A² +2AB +B²। तो वो n + 2 का होल स्क्वायर जब खोलोगे, तो n² इज सिंपल n², 2AB 2 × 2 4 हो जाएगा, 4n हो गया, और +2 का स्क्वायर इज 4 हो गया। ठीक। अच्छा, अब ये देखें, इस तरह के क्वेश्चंस भी हैं जो आपके पास आ जाते हैं। अगेन ये है सीक्वेंसेस ही, बट इसमें मैंने आपको कल भी बताया था कि वो रियल लाइफ चीजों से जो है वो रिलेट कर देते हैं। इसमें उन्होंने आपके सीक्वेंसेस को किससे रिलेट कर दिया, ट्राइंगल्स के साथ। ठीक है। अगर आप देखो तो पहले वाले में कोई ग्रे ट्राइंगल नहीं है, दूसरे वाले में एक ग्रे ट्राइंगल है, तीसरे वाले में 3 ग्रे ट्राइंगल हैं, चौथे वाले में कितने ग्रे ट्राइंगल्स हैं,
पांच छह ग्रे ट्रायंगल्स हैं, ठीक है। तो 0 था, 1 था, 3 था, 6 था। तो इसी तरह अगले वाले में उससे भी ज्यादा होंगे, और वही आपको कह रहा है कि आपने नीचे पैटर्न नंबर 5 ड्रॉ कर देना है, ठीक है। अब आप पैटर्न नंबर 5 कैसे ड्रॉ करोगे? पहले आप ये देख लें कि यहाँ पर दो एम्प्टी ट्राइंगल्स, यहाँ पर तीन, यहाँ पर चार। तो जब हम बनाएंगे तो कितने एम्प्टी ट्राइंगल्स होने चाहिए? 5। तो 1 2 3 4 5 6 हो गए, ये इसको कम कर देते हैं, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद अलोंग दी अदर लाइन भी देख लें, यहाँ पर कितने ट्राइंगल थे, तो अब कितने ट्राइंगल बनेंगे? 5, ये हो गया, ठीक है। और उसके बाद ये यहाँ से कंप्लीट हो गया, ये आपका पूरा ट्राइंगल बन गया, ठीक है। इसके बाद आपने सिंपल हर रो पे लाइंस ड्रॉ कर लेनी है। लाइंस ड्रॉ करने के बाद वहीं से आपने ग्रे ट्राइंगल्स बना लेने हैं। पहले वाली में ये ग्रे ट्राइंगल बनेगा, दूसरे वाली में ये ग्रे ट्राइंगल बनेंगे, फिर ये ट्राइंगल, फिर ये ट्राइंगल, और इन सब को आप शेड कर दोगे, तो ये आपके पास पैटर्न नंबर 5 बन जाएगा, ठीक है। एक ही मार्क को बना दो। नीचे वाला टेबल जो है ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको देखो। उसमें वो कह रहा है कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल जो है ना वो कितने थे। उसने लिखे हुए हैं, शेप नंबर 1 में इतने थे, शेप नंबर 2 में इतने थे, शेप नंबर 3 में इतने थे, शेप नंबर 5 में कितने होंगे? बहुत इजी है। उसको छोड़ो, नीचे सी टेबल देख के पता लग जाएगा, बाकी वैल्यूज को देख के नहीं पता लग रहा। तो 25 होंगे। तो आपकी जो 6 है उसके अंदर कितने होंगे? 36 होंगे, ठीक है। तो आपके नीचे वाले में कितने होंगे? 0 और 1, पहले आपने क्या ऐड किया? 1 ऐड किया। फिर आपने क्या ऐड किया? 2। फिर आप अगली दफा क्या ऐड करोगे? 3। अगर किसी को डाउट है तो जाके ऊपर से भाई ग्रे ट्राइंगल खुद से गिन लो, 1 2 3 4 5 6। तो 3 ही ऐड करने का हम कह रहे थे, तो 6 है। फिर आप अगली दफा क्या ऐड करोगे? 4, तो वो क्या बन जाएगा? 10। उसके बाद क्या ऐड करोगे? 5, वो क्या बन जाएगा? 15। तो ये आपके पास ये आ गया। उसके बाद कह रहे हैं कि नंबर ऑफ वाइट ट्राइंगल्स कितने होंगे। अब अगर आपकी कॉमन सेंस काम करती है ना, तो आपको ये पता होना चाहिए कि एट ऑल टाइम्स जो आपके टोटल ट्राइंगल्स हैं, दोज आर द सम ऑफ वाइट एंड ग्रे ट्राइंगल्स। बट अगर आपको ग्रे ट्राइंगल्स भी पता लग गए हैं और आपको टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स भी पता लग गए हैं, तो वाइट निकालने के लिए आप क्या करें? दोनों को माइनस करते जाए। तो 16 - 6 10 होगा, 25 - 10 15 होगा, 36 - 15 21 होगा, ठीक है। इसमें भी वही हो रहा है। अदरवाइज आप ये भी कह सकते हो कि आप माइनस कर दो। और बाय द वे, अगर +2 +3 +4 +5 +6 होता जाए, तो ये कौन सा सीक्वेंस होता है? ट्राइएंगल सीक्वेंस। जब आपका नंबर जो है वो 1 1 1 1 1 इंक्रीज हो रहा हो, तो उसको कौन सा सीक्वेंस कहते हैं? ट्राइएंगल सीक्वेंस कहते हैं। और वो कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए? 1 से स्टार्ट होना चाहिए, है। अभी वो पहले वाले पार्ट में कह रहा है कि आपने एक्सप्रेशन निकालना है टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स के लिए। तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स देखो, ये कौन सा सीक्वेंस बन रहा है टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स का? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। ये कौन सा सीक्वेंस है? स्क्वायर सीक्वेंस है। और स्क्वायर सीक्वेंस स्टार्ट कहां से होता है? 1 से। ये कहां से स्टार्ट हो रहा है? 1 से। विच मीन्स कोई शिफ्ट की जरूरत नहीं है, आपका आंसर n स्क्वायर ही होगा, ठीक है। फोर्थ पार्ट में वो कह रहे हैं कि आप वाइट ट्राइंगल्स के लिए एक्सप्रेशन निकाल दो। अब अगर आप ये देखो तो ये डायरेक्टली आपको पता है कि ये ट्राइंगल सीक्वेंस है, और आप चाहो तो डायरेक्टली लिख सकते हैं, वो एक नंबर भी नहीं मिलेगा, आपका आंसर बेशक ठीक हो। तो आपके दो नंबर भी जो है उनमें से एक नंबर मार्क का नहीं होता, उसमें से एक नंबर पहले मेथड का होता है, उसके बाद आपके पास आंसर का होता है। तो हम वाइट ट्राइंगल जो है उसका सीक्वेंस यहाँ पर नीचे निकाल के लिख लेते हैं कि वो 1 3 6 10 15 21 और सो ऑन एंड सो फोर्थ आ रहा था। तो इसको फिगर आउट कर लेते हैं कि ये कौन सा सीक्वेंस बन रहा है। +2 +3 +4 +5 +6
+1 +1 +1 +1, कौन सा सीक्वेंस बना? क्वाड्रेटिक सीक्वेंस बना, क्योंकि आपका सेकंड डिफरेंस सेम है इस केस में। और आपके क्वाड्रेटिक सीक्वेंस की तीन इक्वेशंस होती हैं। सबसे पहली इक्वेशन आपकी क्या होती है? 2a इज इक्वल टू लास्ट वैल्यू, तो 2a इज इक्वल टू 1 करें, यहां से आपको a की वैल्यू क्या मिलेगी? 1/2। ठीक है। सेकंड इक्वेशन आपके पास क्या होती है? 3a + b, तो 3a + b इज इक्वल टू 2। ए की वैल्यू आपको पता है कि 0.5 है, तो आप यहां से बी की वैल्यू निकालें तो बी की वैल्यू भी 0.5 ही निकलेगी। ठीक है। और लास्ट वाली जो आपकी इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट वैल्यू है, वो किसकी इक्वल होती है? a + b + c की इक्वल होती है। तो a + b + c इज इक्वल टू 1। ए की वैल्यू 0.5, बी की वैल्यू 0.5, तो सी की वैल्यू 0। ठीक है। 1 - 1 0 हो गया ना। तो आपके पास क्वाड्रेटिक का एक्सप्रेशन क्या था? an² + bn + c। तो आप a की जगह लिखे 1/2n², b की जगह लिखे 1/2n, और c की जगह लिखे 0, या फिर c ना लिखें, एक ही बात है। तो अगर आप देखो तो ये वही वाला ट्राइंगल एक्सप्रेशन है जो हमने कल भी नोट डाउन किया था। तो वो एक्सप्रेशन सीधा लिखने के कोई नंबर नहीं है। फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू एटलीस्ट यू हैव एन आइडिया कि आपने जो फाइंड किया है वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है। बी पार्ट में वो कह रहा है कि आपके पास, अब बी पार्ट बिल्कुल ही सेपरेट है फ्रॉम द प्रीवियस वन। ठीक है। उसमें वो कह रहा है कि आपके पास थर्ड टर्म ऑफ द लीनियर सीक्वेंस इज गिवन एज 34। ठीक है। आपको, अच्छा, टर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए रोहन हमने कौन सा वेरिएबल यूज किया था? टर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए टी यूज किया था, tn। तो थर्ड टर्म का क्या मतलब हुआ? t3। ठीक है। और उसकी वैल्यू कितनी है? 34। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एट टर्म की वैल्यू है 14। तो आप क्या करें, आप इस सीक्वेंस की पहली टर्म निकाल दें। ठीक है। अब अगर मेरे जैसा कोई गरीब इंसान बैठा हो पेपर में, तो और उसको फॉर्मूला ना याद हो, तो वो कॉमन सेंस से भी आई थिंक काम कर सकता है अपना। किस तरह, ये देख लें, 4th 5th 6th 7th 8th। ठीक है। तो आपको ये पता है कि टर्म जो है ना वो 1/1 कम हो रही है। और दूसरा, आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपके लीनियर सीक्वेंस में एक ही वैल्यू है जो बार बार कम होनी चाहिए, वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। तो मेरे जैसा गरीब आदमी यहाँ बैठ बैठ के ना थोड़े से तुक्के मार मूर के किसी तरह पहुंच ही जाएगा कि 34 से क्या क्या माइनस करें तो एंड पे एट टर्म 14 बनेगी। 4 माइनस करें तो ये देखें, ये रोहन ने बताया कि 4 माइनस करें तो ये 30 बनता है, फिर 4 माइनस करें तो 26 बनता है, फिर 22 बनता है, फिर 18 बनता है, और फिर 4 बनता है। तो वो कहना चाह रहा है कि अगली दफा जाकर जाएं तो -4 करते जाएं। तो 34 कैसे बना होगा? 38 से। और 38 कैसे बना होगा? 42 से। तो आप यहाँ पर 42 लिख दें, ये आपका आंसर हो गया। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर अगेन आपको मेथड का नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि ये वैलिड मेथड नहीं है। मिल भी सकता है, बट ये बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी आ जाएगी एग्जामिनर के ऊपर कि वो देता है कि नहीं देता मार्क्स। हम क्या करेंगे, हम सिंपल अपना टीएन का फॉर्मूला यूज करेंगे, a + n - 1 × d। हमें पहले टर्म के लिए n की वैल्यू पता है, 3। तो n की जगह 3 सब्सटीट्यूट करें, ये 34 बन जाएगा। a की वैल्यू हमें नहीं पता, 3 - 1, d की वैल्यू हमें नहीं पता, तो ये बन जाएगा 34a + 2d। ये एक इक्वेशन हो गई। उसके बाद आप दूसरी इक्वेशन बनाएंगे जिसके लिए आपको n की वैल्यू 8 पता है। तो जब आप इसमें n = 8 सब्सटीट्यूट करोगे, तो 14 = a + 8 - 1 × d। तो 14 a + 7d। ये दूसरी इक्वेशन बन गई। इस केस में एलिमिनेशन की ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि a ऑलरेडी सेम है, तो आप उसी को एलिमिनेट कर दें। माइनस माइनस माइनस, 34 - 14 कितना होता है? 20। और 20 =
-5d, डी की वैल्यू क्या आएगी, -4। तो जब डी की वैल्यू -4 आ गई, तो किसी भी इक्वेशन में डालिएगा, वहां से ए की वैल्यू आ जाएगी, विच इज 14। ठीक है। बट अगेन अगर पेपर में ना भी समझ लगे, तो कुछ ना करने से ये वाला मेथड बेहतर है, मैनुअल सही, बट मेथड तो है ना। ठीक है। 3 - 1 क्या होता है? ठीक है। अच्छा, सेकंड पार्ट में वो कह रहे हैं कि आपने फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ द सीक्वेंस ढूंढनी है। अब क्वेश्चन है 1 मार्क का, और आपने फर्स्ट नेगेटिव टर्म ढूंढनी है, तो बेसिकली 14 के बाद आप अगर फर्दर -4 करते जाएं, तो आप पहुंच जाएंगे फर्स्ट नेगेटिव टर्म पे। अदरवाइज मैं आपको इसका ऑफिशियल मेथड भी बता देता हूं। बट 14 में से 4 माइनस करेंगे, 10 हो जाएगा। 10 में से 4 माइनस करेंगे, 6 हो जाएगा। 6 में से 4 माइनस करेंगे, 2 हो जाएगा। 2 में से 4 माइनस करेंगे तो -2 हो जाएगा। तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म क्या बनेगी, -2। ठीक है। अदरवाइज इसका ऑफिशियल मेथड जो है वो बहुत ही लंबा चौड़ा है, कि आप पहले ये वाला फॉर्मूला जो है वो यूज करेंगे, टी इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी वाला, और उसको यूज कर कर आके पहले एन की वैल्यू निकालेंगे, फिर एन की वैल्यू वापस डालेंगे, और फिर कहीं जाके निकलेगा। तो उससे बेहतर 1 मार्क के लिए आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी सफाइसिंग इनफ। अगर आप मेथड दिखाना ही चाहते हो, तो आप ये दिखा दो कि ये 10 बन गया, 10 में से 4 माइनस किया, 6 बन गया, 6 में से 4 माइनस किया, तो ये 2 बन गया, 2 में से -4 किया तो -2 बन गया। -2 इज दी आंसर। ठीक है।